के बारे में बता दूं, स्टार्ट करता हूं। रिक्रिस्टलाइजेशन. Today's practical object is to study the recrystallization technique for the purification of solid compound. यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए बुक यूज कर सकते हैं BS फर्निस की और फेडरिक जॉर्ज मैन की. पेज नंबर भी दे रखे हैं 3020 और 135 142. रिक्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम सॉलिड कंपाउंड जो सिंथेसाइज किए गए हैं ऑर्गेनिक लेबोरेटरी में, हम उसको प्यूरिफाई करते हैं टू फाइनल द कंफर्मेशन टेस्ट टू बी परफॉर्म. This is the one of the most commonly used technique to purify a sample, that is a recrystallization followed by the vacuum filtration. यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं और उनको प्यूरिफाई करने की जरूरत पड़ती है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स में हमने बहुत सारे सिंथेसिस किए होंगे ना, बहुत सारे होता है ना कि सिंथेसिस के टाइम पे बाय प्रोडक्ट भी साथ में रहते हैं, रिएजेंट भी अवेलेबल रहता है, तो फाइनल कंपाउंड के साथ में ये इम्प्यूरिटीज रहती हैं, हमें उनको अलग करना है, हमारे प्रोडक्ट को उसमें से अलग करना पड़ता है, तो हम ये वाली मेथड यूज करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन. इसके लिए हम जो टेक्निक्स रिक्रिस्टलाइजेशन में हम अपने सैंपल्स को एक एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं और उसको प्रोसेस करके क्रिस्टलाइज होने देते हैं. इट इज अ स्लो प्रोसेस होती है जिसमें क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं और जो कि हमारे प्यूरिफाइड प्रोडक्ट के होते हैं, जो कि हम उसको फिल्टर करके अलग कर लेते हैं. कभी कभी हम प्रेसिपिटेशन मेथड भी यूज करते हैं ताकि हमारा कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसको हम अलग से सेपरेट आउट कर सके. So, as per the definition, recrystallization is a purification technique which consists of dissolving the impure substance in a minimal volume of solvent near its boiling point, then allowing the solution to cool slowly to crystallize the substance. Ideally, they are leaving the impurities dissolved in condition. तो definition के हिसाब से recrystallization एक टेक्निक है जिसमें हम अपने सैंपल को जो कि इम्प्योर है, उस इम्प्योर सैंपल को हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं. सॉल्वेंट को फिर हम गर्म करते हैं टिल द बॉइलिंग पॉइंट एंड देन हम कूल डाउन करते हैं हमारे सॉल्यूशन को, जिससे हमारा कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट यानी कि प्योर प्रोडक्ट जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और बाकी के जो इम्प्योर सब्सटेंस हैं वो डिसॉल्व कंडीशन में फिल्ट्रेट में प्रेजेंट रहते हैं. देन हम उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं. नाउ प्रिंसिपल क्या है रिक्रिस्टलाइजेशन का? बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि हम जो भी सॉल्वेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपका जो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि प्योर फॉर्म है वो पहले डिसॉल्व होना चाहिए, देन उसको गर्म करना है, उसको कूल डाउन करना है और आफ्टर कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन होना है. ठीक है. इम्प्योरिटीज को हमेशा वेल सॉल्युबल होना चाहिए कोल्ड सॉल्वेंट के अंदर. दैट्स व्हाई इट्स ए स्टे इन अ सॉल्यूशन. इम्प्योरिटीज को क्रिस्टलाइज नहीं होना है, इम्प्योरिटीज को हमेशा डिसॉल्व कंडीशन में ही रहना है, तभी हम इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं सॉल्वेंट से. प्रोसीजर क्या है? बहुत सिंपल प्रोसीजर है. आपका सैंपल लेना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर उसको डिसॉल्व करना है. डिसॉल्व करने के बाद इनसॉल्युबल सॉल्वेंट जो भी होगा सॉल्वेंट को हम उसे सेपरेट आउट करेंगे रूम टेम्परेचर पे या उसको गर्म करेंगे एलिवेटेड टेम्परेचर पे, एंड देन इसमें कलराइजिंग या डीकलराइजिंग एजेंट डालेंगे ताकि हम अपने जो कलर सब्सटेंस हैं एज इम्प्योरिटी हम उनको रिमूव आउट कर सके, एंड देन उसको फिल्टर आउट करके हम उसे कूल डाउन करेंगे और ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो फिल्टर कर सकें. ये रिक्रिस्टलाइजेशन है. तो सबसे पहले आपको एक सुटेबल सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है. एब्सोल्यूट सुटेबल सॉल्वेंट कैसे सेलेक्ट करना है इस पे बात करेंगे हम. फिर डिसॉल्व द इम्प्योर सॉलिड इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वार्म सॉल्वेंट. देन impure solid has completely dissolved, filtered the heated solution, evaporate a portion of the solvent to bring to the point of saturation. यहाँ पे saturation वाला point जो है वो आप मेरे को मालूम है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में आप पढ़ चुके होंगे. क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक सैचुरेशन या सुपर सैचुरेशन कंडीशन ला के रखते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्रिस्टल या न्यूक्लियस फॉर्म करे. Cool the saturated solution to reduce the solubility of crystallized state and then isolate the solid by filtration, then dry the crystal. ये वो स्टेप्स हैं. पहली स्टेज आपके इम्प्योर क्रिस्टल्स को आपको इसमें डिसॉल्व करना है मिनिमम सॉल्वेंट के अंदर. फिर आपको हॉट उसमें फिल्टर करना है हॉट सॉल्यूशन को ताकि इम्प्योर सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए. देन उसको गर्म करना है, गर्म करके आपको वो कंडीशन लेके आनी रिक्रिस्टलाइज वाली, सुपर सैचुरेशन वाली या सैचुरेशन वाली. क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे उनको फिल्टर आउट कर लेंगे और देन ड्राई कर लेंगे प्योर क्रिस्टल्स को. अब सॉल्वेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं? सबसे पहली बात, जो भी आपका सॉल्वेंट होगा वो ऐसा होगा जो कि आपके सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ही डिसॉल्व करे, है ना, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स अवेलेबल है वाटर से लेके
डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तक। तो कौन सा सॉल्वेंट चूज करेंगे, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से सैंपल में से कौन से प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है और वो किसमें सॉल्युबल होगा, हम उसके हिसाब से ही आपका प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सिलेक्शन करेंगे। दूसरा, उसमें इम्प्यूरिटीज जो होंगी वो डिसॉल्व नहीं होंगी, इम्प्यूरिटीज जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगी रूम टेम्परेचर पे, ये बात का ध्यान रखना। देन हम थर्ड पॉइंट है जो है वो कि इसमें हम सॉल्वेंट सॉल्यूट जो भी होगा, सैंपल जो भी होगा, वो गर्म करने पे आसानी से डिसॉल्व हो जाए और डिसॉल्व होने के बाद रूम टेम्परेचर पे आने के बाद सैचुरेट कंडीशन में क्रिस्टलाइज हो जाए। दूसरा, सॉल्वेंट वोलाटाइल भी होना चाहिए ताकि हम उसको इवापोरेट करना चाहें तो इवापोरेट कर सकें। और सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट विद द सब्सटेंस टू बी प्यूरिफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट जो है वो अनरिएक्टेड होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कॉम्पिटिबल होना चाहिए, नॉन कॉम्पिटिबल नहीं होना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में तो मैं नहीं बताना चाहता, यहाँ पे कुछ एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के एग्जांपल्स हैं जिनकी पोलरिटी इंडेक्स के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। हेक्सेन हैविंग लेस पोलरिटी एज कंपेयर टू द वाटर, ये पोलरिटी इंडेक्स है। आप देख सकते हैं हेक्सेन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोलर है, नॉन पोलर है, यानी कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और जबकि वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोलरिटी हम सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं हमारे सॉल्वेंट के लिए, हमारे सॉल्यूट के लिए, और उसको डिसॉल्व करते हैं। आइडियल रिक्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। पहला, it should be dissolve all the compounds when the solvent is hot. It should dissolve none of the compound when the solvent is the room temperature. It should be different solubility for the compound and the impurities. It should have a lower boiling point so that it can be melting point of the compound. It should be have a lower boiling point than the melting point of the compound. It should have a fairly low boiling point. It should be cheap, non-toxic, non-reactive and non-smelly. Now comes on filtration. फिल्ट्रेशन दो बार आता है। पहला आता है जब हम कंपाउंड आपके सैचुरेट इम्प्योर सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, देन जो अनडिसॉल्व मटेरियल होता है उसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है, ये पहली कंडीशन आता है। दूसरा आता है क्रिस्टल को फिल्टर करने के लिए। तो दो तरीके से फिल्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे, और फिल्ट्रेशन करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, तो ग्रेविटी और दूसरा वैक्यूम फिल्ट्रेशन। ग्रेविटी में फिल्ट्रेशन के अंदर हम इम्पॉर्टेंट है पोरोसिटी, रिटेनिविटी, और इसके अलावा पोर साइज, फिल्ट्रेशन मीडिया, फिल्टर एड, ये कुछ और हैं जो कि आपको शायद इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलेंगे कि फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि फिल्टर पेपर का साइज क्या होना चाहिए, पोर साइज कितना होना चाहिए, कितना मटेरियल कितने साइज में आप वो फिल्टर पेपर के ऊपर रिटेन रहे, ये सारी चीजें। ग्रेविटी फिल्ट्रेशन आपको पता ही है, नॉर्मल हम कैसे करते हैं, हम आपका फनल लेते हैं, फनल के ऊपर आपके जो फिल्टर पेपर है उसको आप फोल्ड करके रख देते हैं, है ना, उसको पहले से ही जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी के लिए उसी से थोड़ा सा मॉइस्ट करते हैं, भिगो लेते हैं ताकि वो एब्जॉर्प्शन वाला जो क्राइटेरिया वो हट जाए, और मोर देन 10 ml वॉल्यूम तक हम इसको आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। ये दूसरा वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली है जिसमें हम लेस देन 10 ml वॉल्यूम या हाईएस्ट फिल्टर के फनल के अंदर हम मोर देन 10 ml वॉल्यूम को हम यूज करते हैं यहाँ पे बकनर फलर, और ये दो मेथड है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली यूज करते हैं। ये वैक्यूम है, एक होता है डीप साइड वैक्यूम और एक होता है साइड बाय वैक्यूम। तो सक्शन फिल्ट्रेशन असेंबली के अपैरेटस हैं, आप देख सकते हो, ये बकनर फनल टाइप का और हेरिस टाइप का है। ये बकनर फनल में आप नीचे की तरफ वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिसके की तरफ सॉल्वेंट जो है इसमें से फिल्टर आउट होता है, और यहाँ पे ये सक्शन पंप होता है जिसमें आप जो भी सैंपल होता है वो यहाँ से सेलेक्ट होके फिल्टर होके यहाँ आता है और नीचे ड्राई प्रोडक्ट रह जाता है। ये कुछ असेंबलीज हैं बकनर फनल की, किस तरीके से काम करते हैं। ना यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, वीडियो फॉर्म में है, प्लीज अटेंशन प्लीज, आपके लिए वीडियो है, और यदि आपको आवाज नहीं है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो ना। Sulfate by crystallization. The chemicals used for various purposes should be completely free from any type of impurities. Crystallization is an important purification process in which solid crystals are formed from uniform solutions.
The different steps involved in the crystallization process are preparation of solution of the impure sample, filtration of the solution, concentration of the filtrate, cooling of the concentrated solution, separation and drying of crystals. Our aim is to prepare crystals of pure copper sulfate from an impure sample. Materials required: crude sample of copper sulfate, dilute sulfuric acid, distilled water, ethyl alcohol, cold water mixture, 250 ml beakers, china dish, glass rod, spatula, funnel, filter paper, measuring jar, test tube, watch glass, evaporating dish, trough, stand with lamp, and sandbar. Procedure: preparation of solution of the impure sample. Take about 30 ml of distilled water in a beaker. To this, add powdered crude sample of copper sulfate using a spatula. Stir the solution gently with the glass rod so that the powder dissolves. Add the powdered sample several times till a little of it remains undissolved in the beaker, even if it is stirred for some time. Now, add about 3 ml of dilute sulfuric acid to the solution using the measuring jar and gently stir the solution to make it clear. This prevents the hydrolysis of copper sulfate. Filtration of the solution. Place the filter paper in the funnel and clamp the funnel to the stand. Place the china dish under the funnel. The stem of the funnel should touch the wall of the china dish to avoid the solution splashing out. Pour the solution into the funnel over the glass rod and collect the filtrate in the china dish. The insoluble impurities are left on the filter paper. Concentration of the filtrate. Heat the china dish in a sandbar till the solution is reduced to about 1/3 of its original volume. To avoid crust formation on the side of the dish, stir the solution continuously with a glass rod. To know if the solution has reached its crystallization point, remove a drop of the solution at the end of the glass rod and cool it by blowing. The appearance of a crust or tiny crystals on the glass rod shows that the crystallization point has been reached. Now, transfer the hot saturating solution into the evaporating dish. Cooling of the concentrated solution. Place the evaporating dish containing the hot saturated solution in a trough containing water. Cover the dish with the watch glass and allow it to cool slowly for some time. As the solution cools, deep blue crystals of copper sulfate separate and the crystallization will complete after half an hour. Separation and drying of crystals. Decant the mother liquor carefully into a beaker. Wash the crystals 3 or 4 times with a little ethyl alcohol containing a small amount of cold water. Using the spatula, place the crystals on filter paper which soaks up the solution. Transfer the crystals on another filter paper and dry them by pressing gently between the folds of the filter paper. Now, transfer the crystals into a dry test tube. The crystals of pure copper sulfate are transparent and blue. Precautions. The filtrate should be evaporated slowly but gently heating during concentration. The filtrate should never be heated to dryness. The solution should be cooled slowly without disturbing it. Overheating results in the formation of tiny crystals. Copper sulfate. ओके, थैंक यू। ये था आज का प्रैक्टिकल और प्रोसीजर।